देखिए तीसरा टैग वर्ड है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। कहीं पर भी अगर समावेशी शिक्षा लिखा है तो वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा। और इसी समावेशी को हम क्या कहते हैं, समावेशन भी कहते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि समावेशी अलग है और समावेशन अलग है, लेकिन समावेशन का मतलब है कि जैसे इसी क्लास में हर वर्ग के बच्चों का समावेशन, यानी उसी में सामान्य भी बैठे और उसी में विशिष्ट भी बैठे, बस समावेशन का वही मतलब। और देखिए जो समावेशी शिक्षा है या जो समावेशन है, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसे आप अगर एक शब्द में कहना चाहते हैं तो साम्यता कह सकते हैं। बार बार आपके ऑनलाइन वाले में आया है साम्यता। साम्यता का मतलब होता है समानता एवं समान अवसर देना, यानी चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, दोनों को समान अवसर देना ही क्या है, साम्यता है। और उसी साम्यता को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब चाहे समावेशी लिखा रहे चाहे समावेशन लिखा रहे, आप एक ही मान के चलेंगे, ज्यादा वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जाए। अब यह जो शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि इस वाले कमरे में हम सामान्य बच्चे को बैठा दें और उसी स्कूल में बगल वाले कमरे में विशिष्ट बच्चों को बैठा दें, ऐसी शिक्षा नहीं देनी, बल्कि एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे और बिना भेदभाव के जब शिक्षा दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। सीधी सी बात है कि सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ बैठा के एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में जब शिक्षा दी जाती है बिना भेदभाव के कि यह विशिष्ट बालक है इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा नहीं कहा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि असमानता को क्या करना, समाप्त करना। सबसे मेन उद्देश्य है कि असमानता को क्या करना, समाप्त कर देना, क्योंकि इसी असमानता के कारण बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है। आप कई सीरियल देखे होंगे कि कई सीरियल किलर देखे होंगे जो असमानता यानी उनके शरीर में या उनके मस्तिष्क में कोई दिक्कत होती है तो वह लोगों को मारना ही क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसी असमानता को समाप्त करने के लिए यह शिक्षा का तरीका लाया गया है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक ही कक्षा में क्या किया जाएगा, बैठा के पढ़ाया जाएगा, किसी विशेष विद्यालय की इसमें आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे देखिए विशिष्ट बालक होते क्या है। सामान्य बालक का तो मतलब आप जान ही रहे हैं, जो सामान्य है वही क्या है, सामान्य बालक। विशिष्ट बालक का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सीधी सी बात है, जिसको कुछ विशेष आवश्यकता है वही क्या है, विशिष्ट बालक है। जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होते हैं वही क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। अब इनको कौन कौन सी विशेष आवश्यकता हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक विकलांग बच्चा है, ये विकलांग बच्चा सामान्य बच्चे से अलग होगा कि नहीं होगा, तो यह किस में आ जाएगा, विशिष्ट बालक में। वैसे दृष्टि बाधित बच्चे जो पूर्ण रूप से अंधे हों या आंशिक रूप से अंधे हों, वह सामान्य बालक से अलग है कि नहीं है, तो वह किस में आ जाएगा, विशिष्ट बालक में। वैसे श्रवण बाधित बालक जो है, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो भी किस में आ जाएंगे, विशिष्ट बालक में। क्यों विशिष्ट बालक में आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य बालक से क्या है, अलग है। वैसे बाल श्रमिक बालक भी किस में आ जाएंगे, विशिष्ट बालक में। शिक्षा छोड़ चुके बच्चे भी किस में आ जाएंगे, विशिष्ट। अब सोच लीजिए कि सामान्य बच्चे तो शिक्षा ले रहे हैं, जो बच्चा किसी मजबूरी के कारण शिक्षा छोड़ दिया है, किसी मिठाई के दुकान पे जाके काम करने लगा, उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी, ऐसे बालक भी किस में आएंगे, विशिष्ट बालक में। भूखे कुपोषण के शिकार बच्चे भी किस में आएंगे, विशिष्ट बालक में। मंद बुद्धि बालक, अब देखिए देखने में यह बच्चा कैसा लगेगा, एकदम सामान्य लगेगा, एकदम सामान्य। किसी बच्चे को क्या आप बता सकते हैं कि यह बच्चा मंद बुद्धि है। यहाँ पे मंद बुद्धि का मतलब खराब चीज नहीं है, बस वह दूसरों की अपेक्षा सवाल लगाने में ज्यादा समय लगा देता है। उसी को यहाँ पे जैसे आप जो है पढ़े थे
कि 70 से नीचे वाले को जड़ बुद्धि और 70 से 80 वाले को मंद बुद्धि। तो इसका मतलब है कि उसके पास बुद्धि है। मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, बस दूसरे की अपेक्षा सवाल थोड़ा क्या करता है, धीरे लगाता है, समस्या का समाधान जल्दी से नहीं कर पाता है, वही मंद बुद्धि है। तो बताइए वो भी सामान्य से अलग है कि नहीं है? है। तो ये मंद बुद्धि बालक भी कैसा बालक है? विशिष्ट बालक है। वैसे पिछड़ा बालक, जैसे पिछड़ा बालक का मतलब क्या होता है? कक्षा में हमेशा पीछे रहेगा, कोई काम करना हो कक्षा में हमेशा पीछे। जैसे यहाँ पे सवाल दे दिया गया, सब बच्चे लगा लिए, सब बच्चे जचा दिए हैं, वो सर अभी अंतिम वाला हो रहा है, ठीक, अंतिम में तब भी नहीं आ पाएगा, उसका एक को नहीं हुआ रहेगा, बस कहेगा कि हम अंतिम वाला कर रहे हैं। तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। अब देखिए प्रतिभाशाली बालक या सृजनशील बालक। अब ये सोचिए कि यह तो देखने में एकदम सामान्य और दिमाग से क्या है? तेज है। बस सामान्य का मतलब 90 से 110 और देखने में सामान्य, उससे बहुत तेज अगर है तो वह भी किसमें आ जाएगा? विशिष्ट बालक में आएगा, सामान्य बालक में नहीं आएगा। वैसे समस्यात्मक बालक, देखिए समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। जैसे अभी कोई सवाल आप दिए, बगल वाला बच्चा जल्दी से क्या किया? कर लिया, और करने के बाद वह बगल वाले बच्चे को, अपने दोस्त को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। यानी वह वहां पे क्या उत्पन्न कर रहा है? समस्या उत्पन्न कर रहा है। ऐसे बालक को क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक कहेंगे। तो जाइए मुंह धो के आइए दोनों लोग, दोनों सहेली। इसके बाद अगला देखिए, CWSN, ठीक है, CWSN, बस यही एक ही टॉपिक समावेशी शिक्षा ही पढ़ाएंगे, पूरा जोश से रहिए, एक के पढ़ाएंगे, उसके बाद EVS पढ़ाएंगे, ठीक है। EWSN, CWSN का मतलब क्या है? C का मतलब क्या हो गया? चिल्ड्रेन, W का मतलब विथ, और S का मतलब स्पेशल, और N का मतलब नीड। इसी को हिंदी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहेंगे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिनको जो है चश्मे की आवश्यकता है, जो दृष्टिबाधित है, जिनको सुनाई नहीं देता, संकेतक की आवश्यकता है, तो ऐसे बालक जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। उसके बाद स्वलीन बालक। स्वलीन बालक का मतलब जानते हैं ना? मतलब ऐसा बालक जो स्वयं में क्या हो? लीन हो, उसे कुछ बता रहे हैं बस हंस रहा है, ठीक है, जो चल रहा है सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी स्वलीन बालक हो सकते हैं जो ऐसे ऐसे सोने लगे। तो ऐसे बालक विशिष्ट बालक में आएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालक होंगे, ठीक। तो आपसे यूपी टेट में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है, इसलिए विशिष्ट बालक को जानना बहुत जरूरी है। अब आप जान गए कि सामान्य बालक के साथ जब विशिष्ट बालक को पढ़ाया जाएगा तो वही क्या है? समावेशी शिक्षा है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा देखिए लिखा है कि कोई बालक अगर शारीरिक रूप से दूसरों से भिन्न है, बौद्धिक रूप से दूसरों से भिन्न है, सामाजिक रूप से दूसरों से भिन्न है, या भाषिक या अन्य योग्यता को ध्यान में बिना रखे सभी बच्चों को एक साथ अगर बिना भेदभाव के पढ़ा रहे हैं तो वही क्या है? समावेशी शिक्षा। अगर कोई बालक शारीरिक रूप से भिन्न है तो वह विशिष्ट में आएगा, बौद्धिक रूप से भिन्न है तो वो भी किस में आएगा? विशिष्ट में आएगा। और इन्हीं सब के साथ जब सामान्य बालकों को पढ़ाया जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। अब देखिए समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखिए जितना भी आपका लिखा है सब ऑप्शन है, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। देखिए पहला विशेषता ये है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, दोनों को नियमित विद्यालय में ही क्या कराना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए। जैसे कभी भी मुख बधिर विद्यालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर मुख बधिर का जो है निर्माण कर दिए और आप कह दिए कि अरे बेटा तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा, बगल में वो स्कूल है ना मुख बधिर वाला, तुम्हारा एडमिशन वहीं पे हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कितनों प्यार से आप कहेंगे, उस बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि अगर काश हम भी सही होते तो इसी विद्यालय में पढ़ते। तो इसका मतलब यह है कि नियमित विद्यालय में ही
ऐसे बच्चों को शिक्षा देना है और सामान्य बालकों के साथ ऐसे बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना है। अब नियमित विद्यालय का मतलब क्या है? नियमित विद्यालय का मतलब हर एक विद्यालय, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, प्राइवेट है, कोई भी विद्यालय, वही क्या है, नियमित। अगर यहीं पे लिख देता विशेष विद्यालय, तब मुकबधिर विद्यालय स्पेशल उनके लिए एक अलग से खुलती। कहीं पर भी विशेष विद्यालय की बात हो, कहीं पर भी विशेष कक्षा की बात हो, कहीं पर भी विशेष व्यवस्था की बात हो और क्वेश्चन समावेशी से है, तो वह सारे ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बच्चा सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ेगा। जो दिव्यांग बच्चा है वो सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर उन्हीं के कक्षा में, उन्हीं के विद्यालय में क्या करेगा, पढ़ेगा। तो ऐसे ही विद्यालय को हम क्या कहेंगे, नियमित विद्यालय। जो नियमित विद्यालय, नॉर्मल विद्यालय चल रहे हैं, उसी में आपको विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह शिक्षा कैसी है, समावेशी भी है, प्रगतिशील भी है, बाल केंद्रित भी है, मतलब अच्छी है। उसके बाद दूसरा जो है, कक्षा में विविधता होनी चाहिए। समावेशी कक्षा में क्या होनी चाहिए, विविधता। अब विविधता का मतलब वही है कि अगर कुछ बच्चे सामान्य हैं तो कुछ बच्चे उनसे अलग क्या हैं, विशिष्ट हैं। कोई मुकबधिर है, कोई दृष्टिबाधित है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक बच्चा ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता है। तो अगर एक सामान्य बच्चा है और जो एक जिसको दिखाई नहीं देता है, एक वो है या जिसको कम दिखाई देता है वो है, तो बताइए इस कक्षा में विविधता है कि नहीं, विभिन्नता है कि नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता मेन होती है। अब यहाँ पे भले वो बच्चा उसी कक्षा में पढ़ेगा, भले इसके लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले ब्रेल लिपि सीखेंगे और बच्चे को स्पर्श द्वारा क्या करेंगे, छू कर पढ़वाएंगे। इसी को तो ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का नोट लिए हैं, तो उसमें आप कोने में देखेंगे तो 6 डाट आपको मिलता है, उभरे हुए 6 डाट मिलते हैं। वो 3D होता है, मतलब उसकी ऊंचाई भी होती है। अगर जैसे ये चीज प्लेन आप देखेंगे तो 2D है, इसी पे अगर कुछ उठा रह जाए तो क्या हो जाएगा, 3D। जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो उसे आप क्या कहेंगे, 3D। और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे क्या कहेंगे, 2D। तो दृष्टि बाधित बच्चे को हमेशा ब्रेल लिपि से पढ़ाना है, जिसमें 6 उभरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। और उन्हीं 6 उभरे बिंदुओं को स्पर्श करके वह जान जाते हैं कि ए लिखा है, कि बी लिखा है, एक लिखा है, कि 2 लिखा है, का लिखा है, कि ख लिखा है। यानी हर एक भाषा के लिए अलग अलग ब्रेल लिपि है और उसको वह सीख कर जान सकते हैं। आप देखते होंगे जब ऐसे बच्चे या ऐसे आदमी जो है ट्रेन इत्यादि में जब भीख मांगते हैं, तो आप 500 का नोट दे दीजिए, उनसे कहिए कि 5 रुपया ले लीजिए, एकदम उनको 1% नहीं दिखाई देता रहेगा, 495 रुपये आपको क्या करेगा, वो लौटा देगा। इसका मतलब उसको ब्रेल लिपि का ज्ञान है। वो नोट को स्पर्श करके जान जाएगा कि 500 का है, असली है कि नकली है, सब जान जाएगा बिना देखे। और हम लोग ऐसे देखेंगे कि उसमें है कि नहीं भारत और छपा। तो दृष्टि बाधित बच्चे को ब्रेल लिपि यानी स्पर्श द्वारा यानी 3D यानी 3 बीमी के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा पाठों की रिकॉर्डिंग, जैसे आप देखते हो पहले लूसेंट जो था, कैसे टेप आती थी, उसमें टेप में लूसेंट पूरा क्या रहता था, रिकॉर्ड रहता। पहले फिल्मों की भी टेप आती थी, जो देख नहीं पाता था वो अपने टेप रिकॉर्डर में डाल के क्या करता था, सुन लेता था। अब बच्चा देखिए दृष्टि बाधित है, ये तो देख तो पाएगा नहीं। अगर इसका फिल्म देखने का मन करेगा तो यह क्या करेगा, टेप रिकॉर्डिंग में कैसेट लगाएगा और सुन लेगा। बस थोड़ा सा मतलब उनके अंदर ऐसी भावना हो जाएगी कि वो पूरा फिल्म को क्या कर लेंगे, पूरा फील कर लेंगे, पूरा समझिए देख लेंगे, वो पूरा कल्पना कर लेंगे, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति हमसे हजारों गुना अधिक होती है। ऐसे ही जो है श्रवण बाधित बच्चा है, जो सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संकेत विधि का प्रयोग करते हैं। चलचित्र एवं वीडियो का प्रयोग करते हैं। शारीरिक गतिविधि, आप मूक बधिर का समाचार देखते होंगे तो ऐसे शारीरिक गतिविधि करता है और सामने वाला बच्चा क्या करता है, जान जाता है। प्रत्यक्ष एवं लिखित संप्रेषण, वो सुन तो नहीं सकता लेकिन देख सकता है। उसको अभी आप देखिए किसी गूंगे को आप समझा नहीं पाते हैं, तो आप कितनों कोशिश करते हैं, नहीं समझा पाते हैं, क्या करते हैं, अगर लिखा पढ़ा है तुरंत जो है लिख के उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं।
तो मतलब अगर श्रवण बाधित है तो उसे हम प्रत्यक्ष एवं लिखित संप्रेषण के माध्यम से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक लिखा है सब आपके सीटेट के ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। ब्रेल लिपि है, स्पर्श द्वारा सीखी जाती है और त्रिविमीय होती है। पाठों की रिकॉर्डिंग के द्वारा भी दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और श्रवण बाधित को संकेतक और चलचित्र, वीडियो, शारीरिक गतिविधि और प्रत्यक्ष एवं लिखित संप्रेषण के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको महत्व दिया जाता है। उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि अरे जो है 39 लोग तो सही हैं, एक ठो पतन कहाँ से मतलब दिव्यांग आ गया, इसको मैं परेशान हो गया हूँ, अब यहाँ पे बैठा रहा हूँ तो ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे ऐसे कर रहा है। परेशान नहीं होना है आपको, कुल मिला जुला के उस विविधता को आपका क्या करना है, सम्मान करना है, उसको महत्व देना है, बस वही समावेशी शिक्षा है। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत बार मतलब 1-2 बार 3 बार क्वेश्चन आया है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप क्या करना है, बदलना है। बताइए व्यवस्था बदल रहे हैं कि बच्चों को बदल रहे हैं? व्यवस्था को बदल रहे हैं। किस चीज को बदल रहे हैं? व्यवस्था को। जैसे मान लीजिए हमारे हमारे यहाँ जो है एक क्लास मान लीजिए LKG है, LKG में 40 बच्चों का हमको क्या करना है, एडमिशन लेना है और 35 सामान्य बच्चे आ गए हैं। 36वां जो बच्चा आया वो कैसा आ गया, दिव्यांग आ गया, ठीक है, उसको कम दिखाई देता है। तो एक मैनेजर है वह कह रहा है कि अरे भैया हमारे यहाँ तो 40 सीट क्या हो गई है, फुल हो गई है, हम यहाँ पे एडमिशन नहीं कर पाएंगे। यानी वह व्यवस्था नहीं बदल रहा अपनी, बल्कि बच्चों को ही क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, बच्चे का एडमिशन ही नहीं ले रहा है। उसको करना क्या चाहिए कि उसको एडमिशन लेके और शिक्षक को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि थोड़ा सा आप ब्रेल लिपि सीख लीजिए, उस हिसाब से नहीं तो कुछ है बच्चे को क्या करिए, सिखा दीजिए। तो यह जब ब्रेल लिपि शिक्षक सीख लिया तो इसका मतलब उसने अपने व्यवस्था को क्या किया, चेंज किया। सरकारें अपने व्यवस्था को चेंज करती हैं, दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाने का हर एक प्रयास करती हैं। हर एक दिन उनका अटेंडेंस लगता है अलग से ऑनलाइन। प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी में एक दिव्यांग बच्चे का अलग से डेली ऑनलाइन जो है मतलब अंगूठा उसका लगता है कि ये आया है कि नहीं, पूरा प्रयास किया जाता है। अगर नहीं आया है तो हेडमास्टर फोन करेंगे उसके घर कि बच्चा क्यों नहीं आया। मतलब पूरी मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए व्यवस्था होती है। कोई भी व्यवस्था चेंज करनी है उसको सरकार करती है ताकि वह क्या करे, पढ़ ले। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक IAS थे जो दिव्यांग थे, हाथ से चलते हुए जा रहे थे। तो अगर व्यवस्था न मिली होती, समावेशी शिक्षा न रहती तो क्या सीख पाते? समावेशी शिक्षा जैसे भीमराव अंबेडकर बताए कि इतना ज़्यादा वो परेशान थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, पढ़ा। उस समय समावेशी शिक्षा उतना ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उसको दूर करने के लिए उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया है कि कैसे भी करके सभी को क्या किया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि शिक्षक प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी एक एक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का क्या करे, निर्माण करे। देखिए इस सार्थक अधिगम अनुभव से आप पकड़ लेंगे कि पूर्व ज्ञान का बात कर रहा है, पूर्व अनुभव का बात कर रहा है। और इस वैविध्यपूर्ण से आप पकड़ लेंगे कि विविध प्रकार की गतिविधियां। कहीं पर भी अगर संस्कृत में वैविध्यपूर्ण लिखा है तो जानिए वही ऑप्शन क्या है, सही है। वो लिखा है कि वैविध्यपूर्ण का मतलब है कि विविध प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चे को क्या करना, सिखाना। मतलब ऐसा वातावरण वहां पे सेट करिए कि बच्चे बड़े आसानी से चीजों को क्या करें, सीख लें। इसी के साथ पांचवा वाला है कि समावेशी शिक्षा के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, संवेदनशीलता आवश्यक है। अब संवेदनशीलता का मतलब यहाँ पे क्या है, संवेदनशीलता का मतलब यही है कि एक बच्चा कैसा है, सामान्य है, और एक बच्चा कैसा है, दिव्यांग है। अब आप जो है उस दिव्यांग वाला जो है सवाल गलत कर दिया या कोई गलती कर दिया या चलते वक्त गिर उड़ गया तो आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आप तुरंत उसको टोक दे रहे हैं कि यार तुम जो है दूसरे स्कूल में नाम लिखवा लो, मैं तुमको पढ़ा वढ़ा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब आपके अंदर संवेदनशीलता या धैर्यता नहीं है। आपको पूरा धैर्य रहना है,
अगर हो सकता है कि सामान्य बच्चा जो हो किसी प्रश्न को तुरंत लगा दे, और विशिष्ट बच्चा जो है ये मंदबुद्धि हो, वो जल्दी से किसी चीज को समझ ही ना पाए, तो आप डायरेक्ट ये थोड़ी ना कह देंगे कि हम तुमको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तुम जाओ दूसरे स्कूल में नाम लिखा लो, नहीं तो घर बैठो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं। तो समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, अधिगम योग्य परिवेश बनाना, वह समूह कार्य करना। तो समूह कार्य करने का मतलब वही है कि गतिविधि द्वारा बच्चे को क्या करना? सिखाना। यहाँ पे देखिए, समृद्ध भाषिक परिवेश, अगर हिंदी में कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में समृद्ध भाषिक परिवेश आ रहा है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में अगर यह शब्द कहीं पर भी आ रहा है तो यह क्या होगा? सही होगा। यही सेम बात इसमें लिखा है कि अधिगम योग्य परिवेश बनाना, यानी बच्चे को अभिप्रेरित करना, उसके अंदर रुचि जागृत करना, पूर्व ज्ञान के आधार पर पढ़ाना, उसको आत्म प्रकटीकरण का मौका देना। जब ये सब करेंगे तो बच्चे का जो वातावरण होगा वो मित्रवत हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा, और बच्चा आपसे घुल मिल के चीजों को पढ़ना शुरू कर देगा। वो हीन भावना नहीं महसूस करेगा कि मैं जो है दृष्टिबाधित हूँ, इसीलिए जो है मुझके मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, बताइए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि समानता की भावना का विकास किया जाए। तो समानता की भावना का विकास करना है और असमानता को क्या करना है? समाप्त करना है, दूर करना है। यही समावेशी शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। दूसरा है धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना, यानी बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए। अगर एक बच्चा दिव्यांग है, उसको दिव्यांग स्कूल में जाना पड़ता, तो उसके अंदर जरूर हीन भावना आती कि काश मैं भी सही होता तो इन बच्चों के साथ पढ़ता। तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर हीन भावना ना आ पाए, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास हो, इसीलिए उस बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ क्या करना है? पढ़ाना है, यानी समावेशी शिक्षा देना। फिर देखिए, विशेष बालकों के लिए नैतिकता में उन्नति करें। ठीक है, विशेष बालकों के नैतिकता में क्या करें? उन्नति करें। तो देखिए, कुछ विशेष बालक होते हैं, यहाँ पे देखिए शब्द को पढ़िएगा, जैसे केवल विशेष देख के ही ना मार दें उत्तर, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष देने की बात नहीं हुई है। बस ये कह रहा है कि जो विशेष बालक हैं, विशेष बालक का मतलब विशिष्ट बालक, जो विशिष्ट बालक हैं उनके नैतिकता में आपको क्या करना है? उन्नति करना है। मतलब उनको भी समझाना है कि सामान्य बालक से तुमको घृणा नहीं करना है, या जिस तरीके से आप नैतिकता उसके अंदर ला पाए उस हिसाब से क्या करना है? लाना है। शिक्षा के लिए समान अवसर देना, यानी कि चाहे दृष्टिबाधित बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, दोनों को शिक्षा के लिए क्या करना? समान अवसर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, किसी की गाड़ी खड़ी है, जाइए। विविध आवश्यकता वाले, जाइए रवि है हटा दीजिए चाबी लेकर। विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लिए उसकी कक्षा में युक्तियों का प्रयोग। ठीक है, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उसी कक्षा में युक्तियों का क्या करना है? प्रयोग करना। यानी जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे दृष्टि बाधित बालक है, तो बताइए दृष्टि बाधित बालक अगर है तो उसके लिए किन युक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं? बच्चे को ब्लाइंड स्टिक दे सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने से संबंधित अगर है तो ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बच्चा वहाँ कोने पे बैठा है तो उसको हम पहले लाएंगे आगे, और एकदम श्यामपट के क्या करेंगे? एकदम सामने और पास में क्या करेंगे? बैठाएंगे। इसके अलावा बच्चे को हमको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है और अभिप्रेरित करना है। कुल मिला जुला के जो आप प्रगतिशील शिक्षा में पढ़े थे और बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़े थे, उससे कुछ अलग लग रहा है? नहीं, सारी चीजें वही हैं, बस कुछ शब्द क्या है? नए आ गए हैं। जैसे ये सारे शब्द जो इधर आप देख रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक वालक, ये सब नया आ गया। अब इसके बाद देखिए, नोट नंबर 1 क्या है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। यानी हर बच्चा सीखने के लिए क्या है? तत्पर है। हर बच्चा सीखना चाहता है, वो चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, चाहे तेज बुद्धि वाला हो चाहे कम बुद्धि वाला हो, चाहे जैसा बच्चा हो, हर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है। बस उसे आपको अभिप्रेरित और उसके अंदर क्या लाना है?
रुचि लाना। उसी के लिए आप प्रस्तावना के प्रश्न का प्रयोग करते हैं, उसी के लिए आप गतिविधि का प्रयोग करते हैं, उसी के लिए आप TLM का प्रयोग करते हैं, उसी के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कि बच्चे के अंदर कैसो, चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, वह चाहे जैसे प्रेरित हो जाए। बस पढ़ने के लिए अगर वो प्रेरित हो गया तो समझिए उसको सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, विशेष शिक्षा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। जो विशेष शिक्षा की बात की जा रही है यह देखिए नकारात्मक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछा है एक बार कि विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो विशेष शिक्षा जो है विकलांगों के लिए उनके कार्यक्रम से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए विभिन्नता के जगह पे कभी कभी क्या लिखेगा, विविधता। अगर व्यक्तिगत विविधता लिख दिया तो उसका मतलब हम व्यक्तिगत विभिन्नता ही समझेंगे। कभी कभी विविधता के जगह पे क्या लिख देगा, विभेदकता, तो उसे हम नकारात्मक नहीं समझेंगे। अगर व्यक्तिगत विभेदकता लिखा है तो उसका मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता ही लिखा है। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को आपको क्या करना है, महत्व देना है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया के कोई भी दो बालक जो है एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो। देखने में एकदम सेम लग रहा है, लंबाई सेम, आंखों का कलर, बालों का कलर, हर चीज जो है एकदम सेम लग रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। हो सकता है यह उसी प्रश्न को 1 मिनट में कर ले और उसी प्रश्न को इसको करने में 5 मिनट लग जाए, बस अंतर हो गया। यानी कुछ न कुछ अंतर दो बालक में जरूर होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो कमजोर है उसको हम कहेंगे हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब समावेशी शिक्षा का आप क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। जब इस कमजोर बच्चे को और इस तेज बच्चे को, इस सामान्य बच्चे को, इस विशिष्ट बच्चे को जब एक साथ एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के आप पढ़ाते हैं तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि इसको भी आपको पढ़ाना है और इसको भी आपको पढ़ाना है। व्यक्तिगत रूप से चाहे जितने विभिन्न लड़के हों एक क्लास में, उसको हमको बढ़ावा देना है, उसको हमको क्या करना है, महत्व देना है, ताकि बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास न हो, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, अपनेपन की भावना आए। उन सब चीजों के साथ अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे सीखने का मतलब वहाँ पे वातावरण जो बनेगा वह कैसा बनेगा, सीखने का बनेगा। यानी बच्चे आसानी से सीखना चाहेंगे। अब बताइए अगर किसी दृष्टिबाधित बच्चे को आप जो है मान लीजिए कभी गुस्से में कह दिए अंधा, ठीक है, या अनहरा कह दिए, तो उस समय आपको लगेगा बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि आप क्या हैं, गुस्से में। हो सकता है वह बच्चा उस शब्द को कभी भी भूल ना पाए। जब भी आप पढ़ाते रहेंगे तो बैठे तो ये दोनों हैं, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन इसके अंदर हमेशा हीन भावना रहेगी, हमेशा हीन भावना रहेगी। इसीलिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या करना है, महत्व देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ पे सीखने का वातावरण बन पाए, ऐसा ना हो कि हीन भावना में एक बच्चा बैठा रहे। इसके बाद देखिए अगला नोट है, इसमें है समावेशन हेतु आधारभूत अभिगम्यता। 2-3 बार यह क्वेश्चन आया है, इस शब्द को आपको याद कर लेना है, आधारभूत अभिगम्यता। शब्द यही आएगा लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बुनियादी ढांचे की पहुंच। अगर अंग्रेजी में आधारभूत अभिगम्यता का मतलब देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। यानी जो जनरल जो है जनरल बुनियादी ढांचे हैं, जैसे एक बच्चा है वो दिव्यांग है तो रैंप जरूर होना चाहिए। आप देखते हैं किसी भी प्राइमरी स्कूल में रैंप जरूर होता है, ठीक, तो वह उसकी बुनियादी चीजें, रैंप हो गया। अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो लिफ्ट रहेगा, बच्चा लिफ्ट से क्या होगा, जाएगा और आएगा। अगर कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए सुलभ शौचालय या दिव्यांग शौचालय होना चाहिए, सुलभ इमारतें होनी चाहिए। सुलभ इमारत का मतलब अगर 2 तले पे बच्चे को जाना है तो उस पे भी क्या होना चाहिए, रैंप ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सीढ़ी हो, सीढ़ी पे बच्चा, दिव्यांग बच्चे जल्दी चढ़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा देखिए 3D सामग्री होनी चाहिए। अगर बच्चा अंधा है, ब्लाइंड स्टिक होना चाहिए,
रिकॉर्डिंग टेप होना चाहिए, संकेतक चलचित्र एवं वीडियो होने चाहिए। मतलब जो भी बच्चे का बुनियादी मांग है, बुनियादी आवश्यकता है, वह चीज़ होनी चाहिए, लेकिन विद्यालय नहीं बदलना है, विद्यालय नियमित ही रहेगा। ऐसा ना हो कि समान के साथ विशेष विद्यालय में भी भेज दें, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो वह समावेशी शिक्षा नहीं रह जाएगी। उसके बाद देखिए आपकी कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए, संरचनात्मक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन, समय सारणी में लचीलापन, पाठचर्या में लचीलापन, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल वातावरण रहना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करना है, महत्व देना है। यानी कुल मिला जुला के संरचनात्मक कक्षा कक्ष होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्या है, एक आपका अधिनियम आया है 2016 में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि दिव्यांग से संबंधित अधिनियम कौन है, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। ये बौद्धिक रूप से जितने भी अक्षम बच्चे हैं उनको, उनके लिए यह है। ठीक है। इसके अलावा एक और है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। ये जो है समान अवसर प्रदान करने के लिए है, समान अधिकार, समान संरक्षण। जैसे अगर कोई दिव्यांग है और उसको समान अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, तो इस अधिनियम के खिलाफ, इसके साथ जो है वह कोर्ट जा सकता है आपके खिलाफ। ठीक है। तो ये चीज बताया गया है। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो आया हुआ कब आया है, 1995। तो देखिए ये सब जितनी चीजें हम लोग पढ़े वो पॉजिटिव थी। अब गलत ऑप्शन कौन होते हैं, हमने आपको बताया कि जो है कभी भी समावेशी क्लास में विशिष्ट बालक के लिए विशेष आवश्यकता नहीं किया जाएगा। अगर रहेगा कि विशेष विद्यालयों का प्रबंध, यानी विशेष बच्चा है, विशेष आवश्यकता वाला है, तो उसके लिए विशेष विद्यालय का प्रबंध करना है, तो ये तुरंत क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि किसी भी बच्चे को विशेष आवश्यकता नहीं देना। हाँ, कुछ टीएलएम का प्रयोग अलग से कर सकते हैं, कुछ शिक्षण तकनीकों का प्रयोग अलग से, जो है संकेत विधि का और जो है ब्रेल लिपि, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय विशेष नहीं होना चाहिए, कक्षा विशेष नहीं होनी चाहिए, सुविधा विशेष नहीं होना चाहिए, और विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब कहीं पर भी लिखा है तो सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। देखिए कैसे होंगे।